हेलो बच्चों, वेलकम टू M12। आज की वीडियो में हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 जो कि आपका है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इनके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पहले अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का महत्व जान लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो होते हैं कि हमारे पूरे दुनिया जो है उसे चलाने के लिए आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से या फिर अर्थव्यवस्था के हिसाब से अगर देखा जाए तो विभिन्न विभिन्न जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है बनाए गए हैं। इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अलग अलग काम होता है, जिसमें से कुछ कामों को यहाँ पर बताया गया है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। पहला काम क्या होता है कि वो विभेद के मसलों पर बातचीत करके शांतिपूर्ण समाधान ढूंढ सकते हैं। तो ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को इसलिए बनाया जाता है ताकि जो दो देशों के बीच में किसी भी रूप में अगर किसी भी तरह का कोई विभेद होता है या किसी भी तरह का कोई लड़ाई होती है या किसी भी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है या झगड़ा होता है, मतभेद होता है किसी बात को लेकर, तो ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है आगे आते हैं और इन मसलों पर बातचीत करके इनके बीच का झगड़ा जो है वो खत्म कर देते हैं, समाधान ढूंढ सकते हैं। सभी राष्ट्र आमतौर पर देख सकते हैं कि कुछ मसले ऐसे हैं जिन पर उन्हें एक साथ मिलकर चलना चाहिए और समाधान सोचना चाहिए, जैसे बीमारी या ग्लोबल वार्मिंग। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन और किस काम आते हैं कि इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सदस्य कुछ देश होते हैं। तो ये देश क्या करते हैं, आपस में जब कोई भी बड़ी समस्या आती है जो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकती है, तो उस समस्या पर ये सभी देश जो हैं वो आपस में आगे मिलकर बढ़ते हैं और क्या करते हैं, एक साथ मिलकर चलते हैं और उनके बारे में समाधान ढूंढते हैं। उसमें से कुछ बीमारियां कैसी हैं, जैसे कोई महामारी हो गई, बीमारी का मतलब है कोई महामारी हो जाती है, या फिर ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या है जिसमें कि पूरे देश, पूरी दुनिया में जो है टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये आगे जाकर बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको लेकर जितने भी देश होते हैं वो इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से एक साथ मिलते हैं, आगे बढ़ते हैं और इनका समाधान सोचने की कोशिश करते हैं। तीसरा काम क्या है कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन सहयोग करने के उपाय और सूचनाएं जुटाने में मदद करता है। ऐसा संगठन नियमों और नौकरशाही की एक रूपरेखा दे सकता है ताकि सदस्यों को यह विश्वास हो कि आने वाली लागत में सबको समुचित साझेदारी होगी, लाभ का बंटवारा न्यायोचित होगा और कोई सदस्य एक बार समझौते में शामिल हो जाता है तो वो इसके सभी नियम और शर्तों का पालन करेगा। इनका भी कहने का मतलब यह है कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो करता है एक तरह का स्टैंडर्ड जो है वो पॉलिसी बना देता है, एक नीति बना देता है, कुछ नियम और शर्तें बना देता है अपने अंतर्राष्ट्रीय संगठन में, जिसका हर एक वो देश जो इसका सदस्य होगा वो उसका पालन करेगा। और इसके जो सदस्य देश होते हैं उनको ये विश्वास दिलाया जाता है कि जो भी इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में डिसाइड किया जाएगा, जो भी फैसला लिया जाएगा उस सबके हित में होगा, सबकी उसमें समुचित हिस्सेदारी होगी, सबकी साझेदारी होगी, मतलब कि सबका ओपिनियन लिया जाएगा, सबका मत लिया जाएगा, सबके विचार देखे जाएंगे, ठीक है, सबकी साझेदारी से होगा। और उसके बाद जो लाभ होता है उसका बंटवारा भी न्यायोचित होगा, यानी कि न्यायपूर्ण तरीके से हर देश को लाभान्वित करते हुए वो लाभ का बंटवारा किया जाएगा। और कोई सदस्य जब एक बार इस किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अगर सदस्य बन जाता है तो उसका ये कर्तव्य होता है कि उस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के हर एक नियम और शर्तों का वो पालन करेगा। चलिए अब उसमें से एक सबसे पहली इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है, आपका आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे हम IMF कहते हैं, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये होता क्या है, ये वैश्विक स्तर पर वित्त व्यवस्था की देखरेख करता है और मांगे जाने पर वित्तीय और तकनीकी सहायता देता है। यानी कि पूरे देश में कहीं भी, पूरी दुनिया में अगर किसी भी देश में कोई वित्तीय संकट आ जाता है, किसी पैसे को लेकर संकट आ जाता है, मुद्रास्फीति हो जाती है, मुद्रा की वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर जाती है, या पूरे देश में गरीबी आ जाती है किसी जगह, तो वहाँ पर क्या करता है कि ये जो IMF है ये उस देश को वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। इसके सदस्य क्या हैं, इसके सदस्य 189 सदस्य पर 7 देश, अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और कनाडा के पास 41.29% वोट है, 41.29% वोट है और ये समूह 7 के सदस्य हैं। बाकी अग्रणी देशों के पास कम वोट हैं और अकेले अमेरिका के पास 16.52% वोट है। यानी कि ये जो IMF है इसके जो मुख्य सदस्य हैं, जैसे कि ग्रुप 7 यानी कि समूह 7 कहा जाता है, उसके 7 कौन से देश हैं, अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और कनाडा। इन 7 देशों के पास पूरे IMF में जितने भी देश हैं उन सबकी अगर हिस्सेदारी मिलाई जाए तो केवल वोटिंग की अगर माना जाता है कि वोट कितना प्रतिशत किस देश के पास है, तो इन 7 देशों के पास 41.29% वोट आते हैं।
और ये समूह 7 के सदस्य हैं। बाकी जितने भी देश होते हैं IMF के, उनके पास थोड़े कम वोट होते हैं। अब इन 7 देशों में से भी जो अमेरिका है उसके पास अकेले 16.52% वोट हैं, और बाकी सारे वोट जो है मिलाकर किसके पास है, बाकी 6 देशों के पास। ठीक है, तो ये इसके सदस्य हो गए। अब वो कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास कैसे हुआ था। पहले विश्व युद्ध के बाद विश्व को लगा कि झगड़ों के निपटारे के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता है। यानी कि जब विश्व युद्ध हुआ, पहला विश्व युद्ध हुआ, तो उसमें हम सब जानते हैं कि कई देशों ने हिस्सेदारी ली, कई देशों को भारी जान माल का नुकसान हुआ। जो देश हार गए और जो देश जीत गए, दोनों ही देशों को, दोनों ही प्रकार के देशों को, दोनों ही ग्रुप्स को बराबर हानि हुई। बहुत ज़्यादा जान माल की, अपना अर्थव्यवस्था पूरी हिल गई थी, और पैसे की हानि हुई, वित्तीय व्यवस्था हिल गई सबकी, है ना। और नागरिक जो मारे गए वो तो अलग मारे गए, सैनिक मारे गए इतना। तो ये जब विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद सबको लगा कि एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था बनाई जानी चाहिए कि वो अंतरराष्ट्रीय संगठन इस प्रकार के किसी भी तरह के झगड़े को दोबारा ना होने दे। ऐसा कोई वैश्विक स्तर पर कोई ऐसा झगड़ा ना हो जिससे कि ऐसी भयंकर नुकसान की अनुभूति भी हो, ऐसा भयंकर नुकसान की आशंका हो जो कि भरपाई जिसकी ना की जा सके। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में जितना भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई नहीं की जा सकती थी, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। तो फिर क्या किया गया, लीग ऑफ नेशंस का जन्म हुआ। यानी कि लीग ऑफ नेशंस बनाई गई एक, जिसको शुरुआत में तो बहुत सफलता मिली, लेकिन उसके बावजूद भी दूसरा विश्व युद्ध रुक ना सका। लीग ऑफ नेशंस बनाई गई, अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया गया, लेकिन इसके बावजूद भी झगड़े जो है देशों में कम नहीं हुए और दूसरा विश्व युद्ध हो गया। फिर दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, पहले की तुलना में इस युद्ध में कहीं अधिक लोग मारे गए थे और घायल हुए। हम यहाँ बात कर रहे थे कि पहले विश्व युद्ध में इतना नुकसान हुआ, इसकी भरपाई नहीं हुई। उसके बाद जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो उसमें इतनी ज्यादा नुकसान हो गया कि वो पहले विश्व युद्ध के मुकाबले कुछ था ही नहीं। दूसरे विश्व युद्ध में भी और ज्यादा लोग मारे गए और ज्यादा जान माल का नुकसान हुआ। फिर क्या हुआ, लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। यानी कि लीग ऑफ नेशंस की जगह आप उसको क्या बना दिया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ बना दिया गया, जिसकी स्थापना कब की गई, 1945 में, और जिसकी शुरुआत में 51 देश जो थे वो इसके आकर सदस्य बन गए। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था अंतरराष्ट्रीय झगड़ों को रोका जाए और राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह दिखाई जाए। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही था, क्योंकि इसको बनाया ही इसीलिए गया था क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध जैसी भयंकर घटना दोबारा ना हो। तो इसके लिए क्या जरूरत थी कि जो भी देश हैं जिनके बीच में आपस में किसी भी प्रकार का मतभेद है, उनके बीच में झगड़ा युद्ध की स्थिति तक ना पहुंच जाए। तो इसलिए अंतरराष्ट्रीय झगड़ों को वहीं पर रोक दिया जाए और राष्ट्रों के बीच में सहयोग की राह बनाई जाए। आपस में वो मिलजुल कर रहे हैं, जो भी बात है, जो भी झगड़ा है, बातचीत करके खत्म कर दिया जाए। ये उसका मेन उद्देश्य रहा कि युद्ध ना हो बस। ठीक है, उन झगड़ों को रोकना जो युद्ध का रूप ले सकते थे, वही हमने बात कही, युद्ध तक नहीं जाने देना किसी भी बात को, किसी भी झगड़े को। और यदि युद्ध छिड़ी जाता है तो शत्रुता के दायरे को सीमित करना। उन्होंने कहा कि पहले तो हम यही कोशिश करेंगे कि भाई झगड़ा हो ही ना, लेकिन अगर किसी भी हालत में युद्ध हो ही जाता है तो हमारी उद्देश्य क्या रहेगा कि शत्रुता के दायरे को सीमित कर दिया जाए। मतलब कि विश्व युद्ध में क्या हुआ था, जैसे दो देशों के बीच में झगड़ा हुआ, तो मान लीजिए कि देश नंबर 1 में और देश नंबर 2 में झगड़ा हुआ, तो देश नंबर 1 के जो मित्र थे वो देश नंबर 1 के साथ आ गए, 4 देश और आ गए, अब 5 देश हो गए। और देश 2 के भी 4 दोस्त थे, वो देश 2 के साथ आ गए। अब दोनों तरफ, पहले दोनों तरफ कितने देश थे, 1 देश था, अब दोनों तरफ कितने देश हैं, 5-5 देश हो गए। तो ये बढ़ गया ना, तो शत्रुता का दायरा क्या हुआ, शत्रुता का दायरा बढ़ गया। अब जो 2 देश जो थे आपस में दुश्मन नहीं थे, युद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन अपने दोस्त का साथ देने के लिए, अपने मित्र का साथ देने के लिए, या फिर अपने राष्ट्र की एकता बनाए रखने के लिए, अपनी मित्रता बनाए रखने के लिए वो दूसरे देश के साथ युद्ध में शामिल हो गए। तो उन दोनों देशों के बीच में भी आपस में दुश्मनी हो गई, तो शत्रुता का दायरा बढ़ गया। पहले जहाँ 2 देशों के बीच में युद्ध हो रहा था, अब 10 देशों के बीच में युद्ध हो रहा था। तो ये है कि इसका उद्देश्य यह था कि जो युद्ध का दायरा है वो बढ़े नहीं, शत्रुता का दायरा बढ़े नहीं। अगली बात कि चूंकि झगड़े अक्सर सामाजिक आर्थिक विकास के अभाव में खड़े होते हैं, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की एक मंशा ये थी कि पूरे विश्व में सामाजिक आर्थिक विकास की जो संभावनाएं हैं उनको बढ़ाने के लिए अलग अलग देशों को साथ लाया जाए।
अब क्या मतलब है इसका? मतलब ये है, अब मान लो कि दोनों देशों के बीच में झगड़ा हुआ, तो झगड़े की जो मेन कारण उन लोगों को समझ में आया कि एक्चुअली झगड़े हुए क्यों, वो था कि सामाजिक आर्थिक विकास। मतलब कि किसी देश में सामाजिक आर्थिक विकास नहीं है और दूसरा देश उसका साथ नहीं दे रहा है, या उसमें रोड़े अटकाता है, या आपस में इन लोगों में प्रतिद्वंदिता इतनी है कि कोई देश दूसरे देश का सामाजिक आर्थिक विकास नहीं होने देना चाहता। तो सामाजिक आर्थिक, हर देश क्या चाहता है कि हमारे देश का सामाजिक आर्थिक विकास हो। जब वो नहीं होता है या कोई दूसरे देश की वजह से उसमें कोई किसी भी प्रकार की रुकावट आ जाती है, तो दोनों देशों के बीच में झगड़ा होता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो मंशा थी, जो इच्छा थी, वो यही थी कि पूरे विश्व में सामाजिक आर्थिक विकास की जो संभावनाएं हैं उनको बढ़ाने के लिए अलग अलग देशों को एक साथ लाने की कोशिश की जाए, ताकि जब वो साथ होंगे तो सामाजिक आर्थिक विकास अपना भी बढ़ा पाएंगे और दूसरे देश में भी सहयोग दे पाएंगे। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों का क्या कि 2011 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के देशों की संख्या 193 थी, इसमें लगभग सभी स्वतंत्र देश शामिल हैं। अब 2011 तक उन्होंने, अब लेटेस्ट अगर बात करें तो 2011 लास्ट इसकी रिपोर्ट ली गई, तो 2011 तक इसमें 193 देश थे, जिसमें लगभग सारे के सारे देश स्वतंत्र थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में सभी को एक वोट हासिल है। इसकी जो आम सभा होती है उसमें सारे देश जितने भी शामिल होते हैं उन सब के पास एक एक वोट होता है अपना अपना। इसकी सुरक्षा परिषद में सभी 5 स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। जो संयुक्त राष्ट्र संघ होता है इसकी एक सुरक्षा परिषद होती है जिसमें कि 5 स्थायी सदस्य होते हैं, मतलब कि उन देशों को सुरक्षा परिषद से कोई नहीं हटा सकता। बाकी सब हैं वोटिंग के अनुसार निकल सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। बाकी सब देश अस्थायी होते हैं, जितने भी सदस्य हैं वो अस्थायी हैं, लेकिन ये 5 देश ऐसे स्थायी हैं जिनको किसी भी प्रकार से हटाया नहीं जा सकता। और ये 5 देश कौन से हैं? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। फिर दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद के समय में ये देश सबसे ज्यादा ताकतवर थे और इस महायुद्ध के विजेता भी रहे, इसलिए इन्हें स्थायी सदस्य चुना गया। अब इन्होंने ये बताया कि यही 5 देश स्थायी सदस्य क्यों हैं। यही 5 देश स्थायी सदस्य इसलिए हैं कि जब विश्व युद्ध खत्म हुआ था तो यही 5 देश ऐसे थे जो उस टाइम सबसे ज्यादा ताकतवर थे, और यही दूसरे विश्व युद्ध के जो विजेता देश थे, जिन्होंने दूसरा विश्व युद्ध जीता था, ये उन देशों में शामिल थे। इसीलिए इनको जब संयुक्त राष्ट्र संघ दूसरे विश्व युद्ध के बाद बना तो इनको स्थायी सदस्य बना दिया गया। अब प्रधान प्रतिनिधि कौन होता है? प्रधान प्रतिनिधि का मतलब है कि वहां पर सर्वोच्च पद हासिल करने वाला व्यक्ति कौन है? वो है आपका महासचिव। कौन है? महासचिव। चलिए, वर्तमान जो महासचिव हैं वो है एंटोनियो गुटेरेस, जो कि नॉर्वे देश के हैं। इन्होंने महासचिव का पद 1 जनवरी 2017 को संभाला है। ये 1995 से 2002 तक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रहे और 2005 से 2015 तक यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर ऑफ रेफ्यूजीज रहे हैं। तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी इन्होंने दे दी है कि जो प्रधान प्रतिनिधि, जो महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के होते हैं, वो एट प्रेजेंट कौन है? एट प्रेजेंट एंटोनियो गुटेरेस हैं, नॉर्वे के हैं, और इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दी है कि इन्होंने कौन कौन से पद अब तक संभाले हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की विभिन्न शाखाएं। अब ये कहने का इसका मतलब है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की अलग अलग शाखाएं हैं। केवल संयुक्त राष्ट्र संघ एक छोटी सी संस्था नहीं है, बहुत बड़ा संगठन है। इसकी विभिन्न शाखाएं अलग अलग फैली हुई हैं, किस लिए कि अलग अलग देशों को जरूरत पड़ने पर अलग अलग रूप में मदद कर सके। देशों के बीच शांति, युद्ध और विभिन्न मसलों पर बातचीत करने के लिए अलग अलग संस्थाएं, इन्होंने शाखाएं जो है इसकी बना दी। कौन कौन सी शाखाएं हैं? पहली इसकी शाखा है WHO, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी कि पूरी दुनिया में स्वास्थ्य को लेकर किसी भी प्रकार की अगर कोई चिंताजनक बात होती है या कोई ऐसा मसला होता है जिसे डिस्कस करने की जरूरत होती है तो WHO में वो काम किया जाता है। अगला है आपका UNDP, संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम, यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसमें विकास से जुड़ी हुई बातें आपस में डिस्कस की जाती हैं, उनके बारे में सोचा जाता है, विचारा जाता है और उनके बारे में निर्णय लिए जाते हैं। अगला है आपका UNHRC, संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार आयोग, यानी कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन। यहाँ पर मानव अधिकार को लेकर किसी भी प्रकार की नीति बनती है, किसी भी प्रकार का कानून बनना है या किसी प्रकार के उल्लंघन को लेकर कोई भी मसला होता है तो वो यहाँ डिसाइड होता है। अगला है आपका UNHCR, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी उच्चायोग। तो इसका मतलब ये है, संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी उच्चायोग है, मतलब यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज। तो यहाँ पर जितने भी शरणार्थी होते हैं उनसे जुड़े हुए जो भी मसले होते हैं उनको डिस्कस किया जाता है, उनके बारे में
उनका दायरा जो है वो शरणार्थियों को लेकर है, इन पर बातचीत की जाती है, इन पर निर्णय लिए जाते हैं। अगला है आपका यूनिसेफ। इसे यूनिसेफ कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कोष, यानी कि यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर चिल्ड्रन एंड एजुकेशन फंड। बच्चों की जो भी उनकी ज़रूरतें होती हैं उनको लेकर विभिन्न विभिन्न निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है बच्चों यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। अगला आ जाता है आपका यूनेस्को। यूनेस्को होता है आपका यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन। ये आपकी जो किसी भी देश की शैक्षिक सामाजिक और सांस्कृतिक जो रूपरेखा होती है या उसके बारे में विकास से जुड़ी हुई जितनी भी बातें होती हैं उन पर फैसले लिए जाते हैं। चलिए अगला आ जाता है कि शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या सुधार हुए। बदलते परिवेश के माहौल में ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी संगठन में सुधार और विकास करना लाजमी है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे माहौल बदला उसके माहौल में ज़रूरतें जो बदलती गई, अब माहौल बदला तो उसके हिसाब से ज़रूरतें बदल गई देशों की, तो उसके लिए किसी भी संगठन में सुधार और विकास करने की ज़रूरत पड़ जाती है। अब जिस तरह से माहौल बदला, ज़रूरतें बदली देशों की, उसी हिसाब से संयुक्त राष्ट्र संगठन की जो नीतियाँ थीं, जो उनके रूल थे, जो उनमें सुधार और विकास की जो रूपरेखाएं रची गई थी, उनमें भी सुधार की ज़रूरत थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने दो तरह के बुनियादी सुधारों का मसला था, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने दो मसले थे, दो ऐसे मैटर थे, दो ऐसी चीजें थी जिनको लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की आवश्यकता थी। पहला कौन सा, कि संगठन की बनावट और इसकी प्रक्रियाओं में सुधार किया जाए, यानी कि संगठन की जिस तरह बनावट है, जो इसके सदस्यों की संख्या हो गई या किस तरह सदस्यों को चुना जाएगा और इसमें क्या प्रक्रियाएं होती हैं सदस्य को चुनने में, ठीक है, किसी को स्थायी या अस्थायी में वोटिंग को लेकर जिस भी तरह की प्रक्रिया होती है उसमें सुधार किया जाना चाहिए। दूसरा क्या था, दूसरा ये था कि इस संगठन के न्यायाधिकार में आने वाले मुद्दों की समीक्षा की जाए, यानी कि इस संगठन में न्याय की समीक्षा करते हुए, मतलब न्याय की उम्मीद करते हुए कोई भी अगर मुद्दा सामने आता है, कोई भी अगर मसला सामने आता है तो उसकी समीक्षा की जाए, उसको जांचा जाए कि वो सही है या नहीं। अब इसको एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं। बनावट और प्रक्रिया में सुधार कैसे बोला उन्होंने, इसमें सबसे बड़ी बहस सुरक्षा परिषद के कामकाज को लेकर थी। इसमें एक मांग ये थी कि सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी जाए ताकि समकालीन विश्व राजनीति की वास्तविकताओं की इस संगठन में नुमाइंदगी हो सके। इसका कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि इनकी बनावट, किस तरह से सदस्य चुने जाते हैं, किस तरह से सदस्यों का चुनाव होता है, किस तरह उनको वोटिंग के अधिकार मिले होते हैं, कौन स्थायी है कौन अस्थायी है, ये इसकी बनावट है। इसकी प्रक्रिया में सुधार को लेकर जो सबसे बड़ी बहस का मुद्दा था वो ये था कि जो स्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद के हैं, उन स्थायी सदस्यों के पास ऐसे कुछ अधिकार थे कि उसमें जो था अस्थायी सदस्य थे उनको परेशानी थी। तो उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद में जो स्थायी और अस्थायी सदस्य हैं उनकी संख्या बढ़ा दी जाए ताकि जो आने वाला विश्व है उसकी विश्व राजनीति की जो वास्तविकताएं हैं, मतलब कि जो असलियत है वहाँ की, जो विश्व में अलग अलग देशों में जो राजनीति है, राजनीतिक व्यवस्था है, राजनीतिक प्रणाली है, उनकी वास्तविकताओं में संगठन में बेहतर नुमाइंदगी हो सके, मतलब कि वो बहुत और भी अच्छे तरीके से अपने देश को संयुक्त राष्ट्र संगठन के सामने रख सकें और स्थायी सदस्यों को और अस्थायी सदस्यों को और ज़्यादा संख्या बढ़ाई जाएगी तो उनको और ज़्यादा मौका मिलेगा कि वो अपने देश की जो स्थिति है उसको आगे जाकर बता सकें। खास तौर पर एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के ज़्यादा देशों को सुरक्षा परिषद में सदस्यता दी जाए। उनका कहना मतलब था कि मुख्य रूप से एशिया, अफ्रीका के और दक्षिण अमेरिका के लोगों को वो चाहते थे कि ये इनके जो ज़्यादा से ज़्यादा देश हैं उनको सुरक्षा परिषद में जगह दी जाए। दूसरा क्या मुद्दा उठा के संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यायाधिकार में लाना, यानी कि जो भी मुद्दे थे उनको न्यायाधिकार में लाने की जरूरत क्यों महसूस हुई। कुछ देश और विशेषज्ञ चाहते हैं कि संगठन शांति और सुरक्षा से जुड़े मिशन में ज्यादा प्रभावकारी और बड़ी भूमिका निभाए, जबकि औरों की इच्छा है कि ये संगठन अपने को विकास और मानवीय भलाई के कामों तक सीमित रखे। इसका मतलब ये है, ये कहना चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो न्यायाधिकार है, मतलब जो उसका दायरा है कि वो किन मामलों में कदम बढ़ाएगा, हस्तक्षेप करेगा, दखल देगा,
और किन मामलों में दखल नहीं देगा, ये बहुत ज़्यादा डिफाइन है, मतलब कि ये बहुत ही साफ तरीके से बताया हुआ है। लेकिन कुछ लोग ऐसा चाहते थे कि जो संगठन है वो विश्व शांति और सुरक्षा से जुड़े जितने भी मिशन हैं, जैसे विश्व युद्ध के अलावा और भी जैसे जो भी देशों में मतभेद होते हैं, विश्व शांति बनाए रखने के लिए और देशों की सुरक्षा के लिए जो भी कार्य किए जाने चाहिए, उसमें संयुक्त राष्ट्र संगठन जो है वो आगे आए और हस्तक्षेप करे। तो उसका जो दायरा है, वो अपना जो दायरा है न्यायाधिकार का, वो बढ़ा ले। लेकिन और लोग क्या चाहते थे? और लोग ये चाहते थे कि जो संगठन है, जहाँ तक इसका दायरा है विकास और मानवीय भलाई का, जैसे स्वास्थ्य, विभिन्न देशों के स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, जनसंख्या नियंत्रण, मानवाधिकार, ये सब कामों को लेकर जो उसकी नीतियां बनी हुई हैं उन तक ही सीमित रहे, वो उसके आगे अपना दायरा ना बढ़ाए। शीत युद्ध और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद क्या परिवर्तन आए? अब उसने शीत युद्ध के बाद क्या हुआ था, हम पढ़ चुके हैं पहले पिछले वीडियोस में कि सोवियत संघ बिखर गया था, सोवियत संघ खत्म हो गया था, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। दूसरा, अब जब सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में शीत युद्ध था और सोवियत संघ बिखर गया, तो बचा कौन? अमेरिका इकलौती ताकतवर शक्ति बन गया था। फिर सोवियत संघ के उत्तराधिकारी राज्य रूस और अमेरिका के बीच अब संबंध कहीं ज्यादा सहयोगात्मक थे। उसके बाद जब सोवियत संघ खत्म हो गया था, तो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी अपने आप को किस देश ने बनाया था? रूस ने बनाया था। तो रूस जो था वो संयुक्त राष्ट्र संघ की विचारधारा से लेकिन सहमत नहीं था, वो अमेरिका की विचारधारा पर ही, पूंजीवादी व्यवस्था पर ही विश्वास रखता था। इसीलिए रूस और अमेरिका के जो रिश्ते थे, उनके जो संबंध थे, वो बहुत ही ज्यादा सहयोगात्मक थे। फिर चीन बड़ी तेजी से एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, भारत भी तेजी से इस दिशा में अग्रसर है। अब चीन धीरे धीरे ताकतवर शक्ति बनता गया, जो कि आज भी महाशक्ति के रूप में उभर रहा है और जिसमें पीछे पीछे भारत भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। एशिया की अर्थव्यवस्था अप्रत्याशित दर से तरक्की कर रही है। अप्रत्याशित मतलब जो दिखाई नहीं देता, इनडायरेक्टली। तो जो एशिया की जो अर्थव्यवस्था है वो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से जो है वो आगे तरक्की कर रही है। अनेक नए देश संयुक्त राष्ट्र संगठन में शामिल हुए हैं जो सोवियत संघ से आजाद हुए थे। मतलब ऐसे कई देश जो सोवियत संघ से, उस समय शीत युद्ध खत्म होने के बाद सोवियत संघ से आजाद हुए, वो उन देशों में से कई सारे देश ऐसे हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बन गए हैं। विश्व के सामने चुनौतियों की एक पूरी नई कड़ी, जनसंहार, गृह युद्ध, आतंकवाद, परमाणु प्रसार आदि मौजूद है। यानी कि शीत युद्ध के समय जो संयुक्त राष्ट्र संगठन के सामने, विश्व के सामने जो चुनौतियां थी, उनसे कहीं ज्यादा भयंकर चुनौतियां जो है वो आज के समय में उनके सामने आ गई हैं। कैसी? जनसंहार, यानी कि जो लोगों की जान, मतलब कि लोगों की हत्याएं होती हैं, है ना, लोगों को मारा जाता है, किलिंग बहुत ज्यादा हो गई है। गृह युद्ध है, एक ही देश में आपस में गृह युद्ध छिड़ जाता है किसी बात को लेकर, धर्म को लेकर, विचारधारा को लेकर देशों में गृह युद्ध छिड़ जाता है। आतंकवाद जैसी समस्या है। परमाणु हथियार सबके पास आ गए हैं, तो परमाणु प्रसार बहुत ज्यादा हो गया। हर देश परमाणु शक्ति बनना चाहता है, हर देश अपने पास परमाणु हथियार को बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारी जैसी चुनौतियां हैं, ये बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। प्रक्रियाओं में और ढांचे में सुधार। 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ जिसमें 3 मुख्य शिकायतों का जिक्र था। यानी कि वो कह रहा है कि 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आम सभा होती है, जहां पर हर एक देश को एक वोट प्राप्त होता है, वहां पर एक प्रस्ताव को स्वीकार किया गया जिसमें कि 3 प्रमुख शिकायतें थी। पहली शिकायत कि सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक वास्तवाओं की नुमाइंदगी नहीं करती। मतलब कि सुरक्षा परिषद में जहां पर उसे देश की सुरक्षाओं के बारे में, देश की जितनी भी राजनीतिक वास्तविकताएं हैं उसके बारे में ना जानते हुए उसकी नुमाइंदगी करनी चाहिए। मतलब सुरक्षा परिषद को आगे बढ़ना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र के सामने ये बात रखनी चाहिए कि विभिन्न देशों में सुरक्षा के नज़रिए से अगर देखा जाए तो देशों में कितनी परेशानी है और वहाँ की राजनीतिक वास्तविकता क्या है, पर वो उसकी नुमाइंदगी नहीं करती। एक तो ये शिकायत थी। दूसरा क्या था कि इसके फैसले पर पश्चिमी मूल्य और हितों की छाप होती है और इन फैसलों पर कुछ देशों का दबदबा होता है। ये कहने का मतलब क्या था? दूसरी शिकायत का मतलब ये था कि कुछ ऐसी ताकतवर शक्तियां हैं, कुछ ऐसे ताकतवर देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के और सुरक्षा परिषद के फैसलों पर दबाव डालते हैं, यानी कि अपने हित के मुताबिक उनके फैसलों को मोड़ देते हैं। तो यानी कि
इसलिए कहा गया कि उनके फैसलों पर पश्चिमी मूल्यों और हितों की छाप होती है, मतलब कि पश्चिमी देश जो है वो अपने हितों के हिसाब से संयुक्त राष्ट्र संघ के और सुरक्षा परिषद के फैसलों को मोड़ देते हैं। और तीसरी शिकायत क्या थी कि सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है, यानी कि सुरक्षा परिषद में जिस तरह से सदस्यों को चुना जाता है और जिस तरह से उनको अधिकार दिए गए हैं वो बराबरी के नहीं है। बढ़ती मांग को देखते हुए 1 जनवरी 1997 को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कोफी अन्नान ने जांच शुरू करवाई कि सुधार कैसे कराया जाए। अब 92 में जब ये बात शिकायतें सामने आई तो 1 जनवरी 1997 को उस समय जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे कोफी अन्नान, उन्होंने जांच शुरू करवाई और उन्होंने ये देखा कि सुधार कैसे किए जाएं। फिर कुछ सालों में सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी सदस्यता के लिए मानदंड सुझाए गए, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। मानदंड का बच्चों क्या मतलब होता है? मानदंड का मतलब होता है कि कुछ ऐसे स्टैंडर्ड प्रोसीजर बना देना, यानी कि सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी सदस्य कैसे चुने जाएंगे, इसके लिए एक प्रॉपर प्रक्रिया बना दी कि ये रूल है, ये इनकी एलिजिबिलिटी है, इस तरह से ये विशेषताएं या ये योग्यताएं इनके पास होनी चाहिए स्थायी और अस्थायी सदस्य बनने के लिए। तो इसमें से कुछ के बारे में इन्होंने बता दिया। क्या मानदंड? कि जो भी स्थायी या अस्थायी सदस्य बनना चाहता है, ठीक है, जो भी स्थायी या अस्थायी सदस्य बनना चाहता है सुरक्षा परिषद का, उसके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए? एक तो वो बड़ी आर्थिक ताकत होनी चाहिए, यानी कि आर्थिक रूप से वो देश मजबूत होना चाहिए, उसके पास पैसा होना चाहिए। दूसरी बात, उसके पास बड़ी सैन्य ताकत होनी चाहिए, यानी कि उसकी जो सेना है, उसकी जो आर्मी है उस देश की बहुत बड़ी होनी चाहिए, मजबूती होनी चाहिए उसकी सेना में। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में ऐसे देश का योगदान ज़्यादा होना चाहिए। इनके संयुक्त राष्ट्र संघ का जो बजट होता है, जहाँ पर अलग अलग देशों को अपना आर्थिक योगदान करना होता है, वो जो देश ज़्यादा करेगा उसके लिए स्थायी या अस्थायी सदस्य बनने की जो पॉसिबिलिटी है, जो प्रायिकता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगला क्या है कि वो आबादी के लिहाज से बड़ा राष्ट्र होना चाहिए, यानी कि उस देश की आबादी भी अच्छी खासी होनी चाहिए। फिर ऐसा देश जो लोकतंत्र और मानवाधिकारों का सम्मान करता हो। उस स्थायी अस्थायी सदस्य बनने के लिए क्या शर्त है? ये शर्त है कि जो भी देश इसके लिए नॉमिनेट होता है, अपने आप को नामांकित करता है, उस देश में उस देश की जो विचारधारा है और उस देश की जो समझ है, उसमें लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए सम्मान होना चाहिए, यानी कि वो जनता का सम्मान करे और मानव को दिए गए अधिकारों का सम्मान करे। फिर अगला क्या हो कि ऐसा देश जो अपने भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से विश्व की विविधता की नुमाइंदगी करता हो, यानी कि उस देश में भौगोलिक रूप से, मतलब कि उसकी जो उसकी भौगोलिक व्यवस्था है, जो जैसा वो देश दिखता है, उसके पास भौगोलिक कंडीशन कैसी है, उसकी स्थिति कैसी है, भौगोलिक स्थिति कैसी है, उसकी अर्थव्यवस्था कैसी है, और वहाँ पर कितनी प्रकार की विविधताएं हैं उस देश में, सांस्कृतिक धरोहर कैसी हैं। तो उस लिहाज से भी जो वो देश है वो विविधतापूर्ण होना चाहिए और वो आगे अपने देश की नुमाइंदगी कर सके। हम इतनी विविधता रखते हैं, लेकिन कुछ देशों को ये मानदंड जो है वो समस्यापूर्ण लगा, यानी कि कुछ देशों को ये मानदंड सही नहीं लगे। क्यों? सुरक्षा परिषद में सदस्यता के लिए किसी देश की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी होनी चाहिए, सैन्य ताकत कितनी होनी चाहिए। अब इन्होंने ये तो कह दिया कि भैया वो जो स्थायी या अस्थायी सदस्य बनना चाहता है उसके पास बड़ी ताकत होनी चाहिए, मतलब आर्थिक ताकत मजबूत होना चाहिए और सैन्य ताकत होनी चाहिए बहुत उसके पास, लेकिन कितनी होनी चाहिए ये नहीं बताया गया कि उसके आर्थिक ताकत कितनी ताकत चाहिए। उस देश का जो बैकअप है, यानी कि उस देश के पास जो आर्थिक मजबूती है वो कितने तक होनी चाहिए, कुछ तो सीमा होगी ना, 4000 करोड़ हो, 5 अरब हो, 6 अरब हो, तो ऐसा कुछ भी डिफाइन नहीं किया गया, कुछ भी बताया नहीं गया। और सैन्य ताकत कितनी होनी चाहिए ये भी नहीं बताया गया। दूसरा, कोई राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ में कितना योगदान करेगी सुरक्षा परिषद की सदस्यता हासिल कर सके। अब उसने कहा कि यहाँ पे लिखा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में ऐसे देश का योगदान होना चाहिए, कि मतलब वो भैया आर्थिक रूप से योगदान करता हो, लेकिन कितना योगदान करना चाहिए इसकी भी कोई लिमिट नहीं थी कि कितना योगदान करे कि उसको सुरक्षा परिषद में भैया वो सदस्य बनने के लिए काबिल माना जाएगा। फिर कोई देश विश्व में बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा हो तो उसकी बड़ी जनसंख्या इसमें सहायक है या बाधक। मान लो कि कोई देश विश्व में भूमिका निभाना चाहता है, बड़ी भूमिका निभाना चाहता है, लेकिन अगर ये उन्होंने जैसे कंडीशन यहाँ रख दी कि भैया आबादी के लिहाज से बड़ा होना चाहिए, इनकी आबादी बहुत होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई देश विश्व में बड़ी भूमिका निभाना चाहेगा तो जैसे उसकी जनसंख्या बढ़ती रहेगी तो वो उसके लिए सहायक होगा या बाधक होगा, ये तो बड़ा क्वेश्चन है। जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ेगी वो तो उस देश की आर्थिक व्यवस्था को नीचे गिराएगी ना। फिर क्या भौगोलिक दृष्टि से बराबरी के प्रतिनिधित्व का एक
अर्थ है कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र की एक एक सीट सुरक्षा परिषद में होनी चाहिए। अब इसने देखो जैसे यहाँ कहा कि ऐसा देश हो जो भौगोलिक रूप से, अर्थव्यवस्थिक रूप से और संस्कृति के लिहाज से भैया विविधता में नुमाइंदगी कर सके, मतलब कि ये कह सके कि भाई हमारे देश में इतनी विविधता है, सांस्कृतिक रूप से भी, भौगोलिक रूप से भी और अर्थव्यवस्था के रूप से भी। तो उसने कहा कि अगर ये वाली कंडीशन हम मानते हैं, मान लो, तो इस हिसाब से तो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र की एक एक सीट सुरक्षा परिषद में फिक्स हो जानी चाहिए, क्योंकि ये जितने भी कॉन्टिनेंट हैं या जितने भी देश हैं, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका हैं, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है। संस्कृति में भी विविधता है, अर्थव्यवस्था में विविधता पाई जाती है और भौगोलिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा विविध है। तो अगर इतनी विविधता है तो ये कंडीशन तो ये फुलफिल करते हैं, इसका मतलब ये सीट पक्की हो जानी चाहिए इनकी। तो ये चारों जो क्वेश्चन थे, ये चारों क्वेश्चन बड़े रूप में जो है वो सामने आए, ये खड़े हो गए क्वेश्चन कि ये जो आपने मानदंड लगाए हैं, ये जो आपने मानदंड हमें बताए हैं कि अगर ये मानदंड कोई देश पूरा करता है तो वो स्थायी या अस्थायी सदस्य बनने के लिए योग्य हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये चारों सवाल खड़े हो जाते हैं, है ना। फिर क्या किया गया, कुछ देशों का मानना था कि 5 स्थायी सदस्यों को दिया गया निषेधाधिकार भी खत्म होना चाहिए। अब इन चारों शिकायतों के अलावा ये भी कहा गया कि जो 5 स्थायी सदस्य हैं, जो 5 स्थायी देश हैं, जो स्थायी सदस्य जिन्हें बनाया गया है, उनको एक निषेधाधिकार दिया गया है। निषेधाधिकार का मतलब ये होता है कि अगर सुरक्षा परिषद में कोई डिसीजन लिया जाता है या संयुक्त राष्ट्र संघ में कोई डिसीजन लिया जाता है और अगर इनमें से एक भी सदस्य उस निर्णय से सहमत नहीं होता, तो वो अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके उस प्रस्ताव को खारिज करवा सकता है। अब यहाँ इन्होंने सुरक्षा परिषद के बारे में थोड़ा सा बताया है। सुरक्षा परिषद क्या है? सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य हम ऊपर पढ़ चुके हैं, कौन कौन से थे 5 स्थायी सदस्य, हम पढ़ लेते हैं एक बार फिर से। ये 5 स्थायी सदस्य थे आपके अमेरिका, जापान, जर्मनी, एक सेकेंड, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। ये आपके 5 स्थायी सदस्य हैं जो सुरक्षा परिषद में जिनकी जगह फिक्स कर दी गई है। ये तो 5 देश आपके हो गए। उसके बाद इनके पास वीटो पावर होती है। वीटो पावर का मतलब मैंने आपको अभी भी बताया कि अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रस्ताव ऐसा आता है संयुक्त राष्ट्र संघ में या सुरक्षा परिषद में पेश किया जाता है और अगर इनमें से एक भी सदस्य के पास या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज ने कोई प्रस्ताव पारित करवाया या फिर प्रस्तुत किया और अगर इनमें से एक भी सदस्य को वो प्रस्ताव नहीं अच्छा लगा या फिर वो इससे सहमत नहीं होते हैं, तो वो अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके उस प्रस्ताव को खारिज कर सकते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि अगर इन्होंने अपना वीटो पावर लगा दी तो जब तक ये सहमत नहीं होंगे वो प्रस्ताव जो है वो पारित नहीं होगा। और 10 जो अस्थायी सदस्य होते हैं वो एक बार में 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और तुरंत बाद इस पद के लिए नहीं चुने जा सकते। यानी कि उनको क्या किया जाता है, एक बार में 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। मतलब किसी भी देश को उन्होंने अगर चुना अस्थायी सदस्य के रूप में तो वो केवल 2 वर्ष के लिए चुना जाएगा। जब उसके 2 वर्ष खत्म हो गए तो उसके बाद उसको तुरंत अगले 2 वर्ष के लिए नहीं चुना जाएगा, उसको फिर रुकना पड़ेगा। उसके बाद कुछ ड्यूरेशन, कुछ समय दिया जाता है, उसके बाद ही उसको दोबारा चुना जाएगा अगले 2 वर्षों के लिए। ये विश्व के सभी महादेशों का प्रतिनिधित्व करने के तौर पर निर्वाचित होते हैं। इनको कैसे निर्वाचन किया जाता है कि ये विश्व के जितने भी महादेश हैं उनका प्रतिनिधित्व करेंगे। इनके पास निषेधाधिकार नहीं होता, इनके पास निषेधाधिकार होता है, इनके पास नहीं होता। अब यहाँ पर निषेधाधिकार का मतलब बताया है। सुरक्षा परिषद में फैसला मतदान के जरिए होता है। हर सदस्य को एक वोट का अधिकार होता है। बहरहाल स्थायी सदस्यों में से कोई एक अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकता है और इस तरह वो किसी भी फैसले को रोक सकता है, भले ही अन्य स्थायी सदस्यों और सभी अस्थायी सदस्यों ने उस फैसले को पक्ष में मतदान कर दिया हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वीटो पावर में यही होता है। मान लीजिए कि सुरक्षा परिषद में बाकी सदस्यों ने या फिर अस्थायी सदस्यों ने कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और अगर किसी भी स्थायी सदस्यों में से किसी भी एक देश को ये फैसला सहमत नहीं हुआ, किसी भी वो फैसले से सहमत नहीं है, प्रस्ताव से सहमत नहीं है, तो वो अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके इस प्रस्ताव को रोक सकते हैं, इस फैसले को रोक सकते हैं। चाहे बाकी सब ने उसके पक्ष में मतदान दिया हो, लेकिन एक वीटो पावर के तौर पर वो फैसला रुक जाएगा।
स्थायी सदस्य इस प्रकार के सुधार के पक्ष में नहीं है। अब क्या है कि ऊपर जब ये मांग हो रही है कि भाई अस्थायी सदस्यों के पास जो है निषेधाधिकार नहीं होना चाहिए, लेकिन जो ऑलरेडी स्थायी सदस्य हैं तो वो तो ऑब्वियसली कहेंगे कि भैया हम अपनी वीटो पावर क्यों छोड़ें, तो हम इसके पक्ष में नहीं है कि स्थायी सदस्यों के पास से वीटो पावर हटाया जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायाधिकार। सितंबर 2005 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने अस्तित्व के 60 वर्ष पूरे किए तो विभिन्न देशों के नेताओं ने यह निर्णय लिया कि बदलते परिवेश में संयुक्त राष्ट्र संघ को ज्यादा प्रासंगिक बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए। अब क्या हुआ कि सितंबर 2005 में ऐसी जरूरत महसूस की गई कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रक्रियाएं हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो ढांचा है उसमें चेंज किए जाना चाहिए। क्या चेंज किया जाना चाहिए? पहला, शांति संस्थापक आयोग का गठन, यानी कि एक शांति संस्थापक आयोग का गठन किया जाना चाहिए। दूसरा, यदि कोई राष्ट्र अपने नागरिकों को अत्याचारों से बचाने में असफल हो जाए तो विश्व बिरादरी इसका उत्तरदायित्व ले, इस बात की स्वीकृति दे। मतलब कि संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई देश सदस्य है और वहां पर किसी भी प्रकार के अत्याचार, यानी कि नागरिकों पर किसी भी प्रकार का अत्याचार होता है और वो देश इस अत्याचार से बचाने में किसी दूसरे देश के जो लोग हैं, मान लीजिए कोई दूसरा देश है, किसी दूसरे देश के नागरिकों पर अत्याचार करता है और वो देश जो है अपने नागरिकों को बचाने में असफल हो जाता है, तो जो विश्व बिरादरी है, इनके बाकी सारे देश जो हैं वो इसका उत्तरदायित्व लेंगे। इस बात की स्वीकृति दी जाए कि वो अगर सामने नहीं आते हैं तो इस बात का उत्तरदायित्व लेंगे कि वो उन्होंने उसकी मदद नहीं की। फिर क्या कहा गया कि मानवाधिकार परिषद की स्थापना की जाए, जो कि ऑलरेडी की गई थी और वो 19 जून 2006 से सक्रिय भी हो गया। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य को प्राप्त करने पर सहमति दी जाए, इनके मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ऐसे डेवलपमेंट गोल्स बना दिए गए, विकास के कुछ लक्ष्य स्थापित कर दिए गए जिनको कहा गया कि इनको प्राप्त करने पर सहमति दी जाए, यानी कि जितने भी देश हैं वो इस बात पर सहमति रखेंगे कि हमने जो सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य बनाए हैं उनको हम पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे और उन्हें पाएंगे। फिर हर रूप रीति के आतंकवाद की निंदा की जाए। अब उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार से आतंकवाद होगा, चाहे वो देश ताकतवर हो, उसके यहाँ आतंकवाद हो, उसकी वजह से आतंकवाद हो, या उसकी किसी भी प्रकार से इन्वॉल्वमेंट हो, यानी कि उसका किसी भी प्रकार से हाथ हो उसमें, तो किसी भी प्रकार से अगर हर एक रूप नीति में किसी भी प्रकार का आतंकवाद होगा उसकी निंदा ही की जाएगी और उसके खिलाफ प्रक्रिया की जाएगी। एक लोकतंत्र कोष का गठन, यानी कि इन्होंने एक ऐसा लोकतंत्र कोष यानी कि ट्रेजरी बना दी, एक ऐसा बैंक समझ लीजिए, जैसे मुद्रा कोष हमने ऊपर पढ़ा था ना, तो इसी तरह से एक लोकतंत्र कोष बना दिया गया संयुक्त राष्ट्र संघ में। ट्रस्टीशिप काउंसिल को समाप्त करने पर सहमति, वहां एक ट्रस्टीशिप काउंसिल होती थी संयुक्त राष्ट्र संघ में पहले, जिसको कि कहा गया कि समाप्त करने पर सहमति दी जाए। ये सब मुद्दे संयुक्त राष्ट्र संघ में अभी भी विवादास्पद हैं और ये सारे मुद्दे जो हैं इन पर अभी भी संयुक्त राष्ट्र संघ में फैसला नहीं लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार और भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव के मसले पर कई आधारों पर समर्थन किया है और संयुक्त राष्ट्र संघ में जो ढांचा है और जिसके बदलाव को लेकर काफी सारी बातें हो रही हैं कि ये बदलाव किया जाना चाहिए, ये नहीं किया जाना चाहिए, तो भारत ने ज्यादातर बातों पर कई आधारों पर जो है वहां पर समर्थन किया है। भारत ने विभिन्न देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और विकास को बढ़ावा देने में संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन किया है। भारत की भी ये इच्छा है कि विभिन्न देशों के बीच में सहयोग बढ़ाया जाना चाहिए और विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के एजेंडे में विकास का मामला प्रमुख होना चाहिए, यानी कि भारत का भी यही मानना है कि वैश्विक स्तर पर देखा जाए या फिर इंडिविजुअल, यानी कि प्रत्येक देश के स्तर पर देखें या वैश्विक स्तर पर देखें, जो विकास का मामला है यानी कि हर एक देश का विकास किया जाना चाहिए और हर एक रूप में विकास उसका होना चाहिए। आज हम इतना ही पढ़ेंगे और बाकी जिसका पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ आपको फिर भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसे ज़रूर रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग।